Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब and welcome back to our one shot series। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है इसका वन शॉट। बहुत ही शॉर्ट में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए हम ये लेक्चर देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, मैं हमेशा ये चीज आपको बताती हूँ कि हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में हमने आपकी सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आपकी एमएसटी सीईटी, बीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया है। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिनको पता है तो आप लोग तो वैसे भी आगे स्किप करके भागी जाते हो, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ फटाक से कि हमारा जो ऐप है इसको आपको इंस्टॉल करना है और जाकर नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करना है। वहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा जो आप यूज कर सकते हो। और जिन बच्चों को सीरियसली अपनी एमएसटी सीईटी और नर्सिंग सीईटी की प्रिपरेशन करनी है तो वो हमारा वरदान बैच 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका पूरा बायोलॉजी का लाइव सिलेबस कवर करवा रही हूँ फॉर सीईटी प्रिपरेशन विथ एमसीक्यू सॉल्विंग विथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके एग्जाम्स को इंप्रूव करने के लिए। तो दैट्स इट एंड लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज चैप्टर। अभी इस चैप्टर का अगर हम अप्रोक्सीमेट वेटेज देखें तो 5 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज कैलकुलेट होता है और इस चैप्टर में कुछ ऐसे प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में से लास्ट 4 से 5 साल में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वो भी साथ में देखते जाएंगे। अब सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में यहाँ पर मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए हैं कि यूनिवर्स कब ओरिजिनेट हुआ था, अर्थ का ओरिजिनेशन कब हुआ, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको अर्थ पे कब देखने को मिला, ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स कब ओरिजिनेट हुए यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एंड हमारा फर्स्ट लिविंग सेल कब हमको प्रॉपर्ली देखने को मिला। तो यही सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, अभी सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इस वर्ड का मतलब है प्रोटोबायोजेनेसिस। प्रोटो मींस फर्स्ट एंड बायो मींस लाइफ एंड जेनेसिस मींस ओरिजिन या फिर फॉर्मेशन। तो फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हमको कैसे देखने को मिला, यहाँ पर हम वही सारी थियोरी पढ़ने वाले हैं। देखो बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिमाग, अलग अलग तिगड़म लगाने की कोशिश की। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल कैसे आया। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना अजम्पशंस और अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं और वही थ्योरीज हम देखने वाले हैं। सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी तथास्तु वाली थ्योरी। इसको मैं तथास्तु थ्योरी बोलती हूँ क्योंकि इसमें बेसिकली ऐसा माना जाता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में कि कोई सुपर मैजिकल पावर है जिसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और लिविंग सेल जनरेट हो गए। तो ये सबसे पुरानी थ्योरी है जो किसी भी साइंटिफिक लॉजिक पे बेस्ड नहीं है। ओके, दूसरी थ्योरी है कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे अर्थ पे जो लिविंग सेल्स हैं वो अर्थ पे बने ही नहीं है, किसी दूसरे प्लैनेट से हमारे प्लैनेट पे आए हैं। यानी मार्स पे जो बैक्टीरिया देखे गए हैं, शायद मीटियोरॉइड्स जब गिरे तो मार्स का पत्थर जब अर्थ पे आया होगा तो उसी पत्थर पे बैक्टीरिया रहे होंगे और वही बैक्टीरिया अर्थ के लिविंग सेल्स बन गए। ऐसा बोला जाता है कि अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अर्थ के हैं ही नहीं, वो कहीं और से आके यहाँ पर अपना घर बना रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कॉस्मोसोइक थ्योरी या थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया, यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैव अराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। तीसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम अबायोजेनेसिस भी बोलते हैं। अबायोजेनेसिस मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनी। मतलब यहाँ पर वॉन हेलमोंट करके ग्रेट साइंटिस्ट थे, इनका ऐसा लॉजिक था। इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जब बहुत सारे गंदे कपड़े और कुछ खाने के रिसोर्सेज को हम एक साथ रखते हैं तो उन गंदे कपड़ों में से अपने आप चूहे प्रकट हो जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स प्रकट हो जाते हैं, जो कि साइंटिफिकली टोटली इनकरेक्ट है और बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये रॉन्ग प्रूव हो गई थी। लुइस पास्टर ने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव की थी कि भाई अपने आप जादू से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो सकता। तो लुइस पास्टर ने इनको रॉन्ग कैसे प्रूव किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, और रेडी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। दोनों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि अचानक से जादू से कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रकट नहीं हो सकता। रेडी का एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने कुछ मीट का सैंपल लिया यानी फूड सोर्स लिया और उसको उन्होंने डब्बे में भरा और उसको अच्छे से कवर कर दिया। जब इस डब्बे को मैंने अच्छे से कवर कर दिया तो ना तो इस खाने की खुशबू बाहर आएगी, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा पाएगा। तो यहाँ पर ना आपको कोई मक्खी दिखाई दे रही है, ना कोई कीड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब मैं ये ढक्कन खोल दूंगी और इसके ऊपर सिर्फ एक पतला सा कपड़ा रखूंगी या पतला सा मसलिन क्लॉथ रखूंगी तो अब उस खाने में से खुशबू बाहर आ रही है। खुशबू बाहर आएगी तो अपने आप मक्खी भिन भिना के उस डब्बे के पास आएगी, कीड़े उस डब्बे के पास आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब ये ढक्कन हमने निकाल दिया और इसके ऊपर सिर्फ एक हल्का सा हमने नेट बिछा दिया तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का जो है झुंड मच गया।
और धीरे धीरे करके यही ऑर्गेनिजम्स ने ये कपड़े को फाड़ के छेद करके इसमें वो अंदर चले गए। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इस मीट के पीस में से ये मक्खी पैदा हुई है, मक्खी बाहर से आई है, खाने के सोर्स की तरफ वो अट्रैक्ट हुई है। दूसरा एग्जाम्पल जो लुईस पास्टर सर का था, लुईस पास्टर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक ये लिया, फ्लास्क लिया, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और उसको उन्होंने न्यूट्रिएंट उसमें भरा, मतलब पूरा न्यूट्रिएंट लिक्विड भरा। अब उस न्यूट्रिएंट लिक्विड को इन्होंने गर्म किया। गर्म करने से क्या होता है, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे सारे मर जाएंगे, तो ये बन गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री। अब इसको इन्होंने कवर करके रखा। जब तक इन्होंने इसको कवर करके रखा था, इसकी जो गर्दन है वो स्वान के जैसे दिखाई दे रही है, हंस के जैसे दिखाई दे रही है। हंस की गर्दन ऐसी होती है ना, यस, तो ऐसी कुछ तो होती है, ठीक है। तो ऐसी नेक दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया है। तो ये जो फ्लास्क का जो नेक है वो नेक कवर करके रखा ताकि हवा अंदर ना जा सके। हवा अंदर नहीं जाएगी तो एयर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अंदर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर अपना काम हो रहा है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये ढक्कन मैंने खोला और हवा अंदर गई तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अचानक से प्रकट नहीं होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जहां खाने का सोर्स दिखता है वहां पे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन तो अभी भी वही है ना, फर्स्ट लिविंग सेल कहां से आया, ये तो अभी भी नहीं पता हमको। नेक्स्ट थियोरी थी थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब इस थियोरी में क्या बोला गया, पहला लिविंग सेल कहां से आया वो हमको नहीं पता, लेकिन जो नया लिविंग सेल है वो पुराने लिविंग सेल से आता है, ये हमको पता चला। यानी रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हमको पता चला। न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हमको ये नहीं पता चला कि फर्स्ट सेल कैसे आया, लेकिन हमको ये पता चला कि ऑर्गेनिजम्स की लाइफ कैसे कंटिन्यू होती है। तो 4 अलग अलग थ्योरी देखी हमने, किसी भी थ्योरी में हमको नहीं पता चला कि लिविंग सेल्स कहाँ से आए। फिर हमको मालूम पड़ा अबाउट केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि नया थ्योरी, और ये थ्योरी हमको ओपेरिन और हेल्डेन ने दी थी। इन्होंने थोड़ा केमिकल एक्सपेरिमेंट यूज करके, केमिकल थ्योरी पढ़ के हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फर्स्ट लिविंग सेल कैसे बना होगा ना। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हेल्डेन ऐसा माना जाता है कि जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था ना, यही सारी वैल्यूज मैंने आपको दिखाई थी। जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था 20 बिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम पे अर्थ पे सिर्फ बहुत सारे, मतलब हमारी जो गैलेक्सीज वगैरह हैं, मिल्की वे जो एक गैलेक्सी है उसमें से हमारा अर्थ एक प्लैनेट है। तो बहुत सारी गैलेक्सीज में ना बहुत बहुत बड़ा एक स्टार था। फिर जब बिग बैंग थ्योरी हुई, आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ बिग बैंग थ्योरी, तो बहुत सारे छोटे 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 गैलेक्सीज बने। अब उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी थी मिल्की वे, उसमें एक प्लैनेट था अर्थ। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, तो बहुत ज्यादा गर्म हवा थी, बहुत ज्यादा हॉट गैसेस थे। तो इतने सारे हॉट गैसेस को कंडेंस होने के लिए टाइम लगा, और जब इतने सारे हॉट गैसेस एक साथ प्रेजेंट थे तो उस गैस के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं नेब्यूला। धीरे धीरे करके ये गैस कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ। जैसे जैसे ये गैस ठंडा होते गया, इस गैस में जो केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसमें जो हेवी केमिकल एलिमेंट्स थे, जो थोड़े से हेवियर केमिकल एलिमेंट्स थे, जैसे कि आयरन, निकल, ये सब धीरे धीरे करके अर्थ पे सेटल होने लगा। मतलब देखो, जब यहाँ पर इतना सारा नेब्यूला, जब ये कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके हेवी एलिमेंट्स अर्थ की एकदम धरती पे एकदम अंडरग्राउंड जाके सेटल हो गए, ये अर्थ के कोर में चले गए। और जो लाइट एलिमेंट्स है, जो हल्के हल्के एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ही रह गए। लेकिन ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। ऑक्सीजन वाज ऑलवेज अवेलेबल इन द कंबाइंड फॉर्म। हमारे अर्थ में स्टार्टिंग में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट था ही नहीं, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट था। तो पहले बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी की वजह से अलग अलग गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज की वजह से अलग अलग प्लैनेट्स बने। फिर नेब्यूला था, नेब्यूला के डस्ट में जो हेवी एलिमेंट्स थे वो अर्थ के कोर में चले गए, और जो लाइट एलिमेंट्स थे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह गए। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये जो लाइट एलिमेंट्स रह गए हैं, ये देखो, ये जो एलिमेंट्स बच गए, करोड़ों साल लगे ये एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट करने लगे, और इंटरैक्ट करके इन्होंने अलग अलग केमिकल कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला केमिकल कॉम्बिनेशन जो बना इंटरैक्ट करने के बाद, सबसे पहला केमिकल कॉम्बिनेशन जो बना वो था मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपको सीईटी में भी पूछा जाता है कि सबसे पहला केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा बना। अब धीरे 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 हजारों साल तक ये केमिकल्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब मीथेन इज रिएक्टिंग विद वाटर, मीथेन इज रिएक्टिंग विद अमोनिया, ये सब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होते जा रहा है, वैसे वैसे रेनफॉल वगैरह स्टार्ट हो रही है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग इफेक्ट आती है, और धीरे धीरे आपका
टेम्परेचर कूल डाउन होने की वजह से रिवर फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, ओशन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। तो अब इस ओशन में, इस रिवर में ये जो केमिकल्स हैं ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इनको रिएक्ट करवाने के लिए बिजली कड़क रही है, यानी बादल जब आपस में टकरा रहे हैं तो लाइटनिंग इफेक्ट हो रहा है। उस लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से नीचे पानी में कैटलिस्ट का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स थे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे पॉलीमर बनना स्टार्ट कर दिए, यानी कि मीथेन से बन गया पॉलीसैकेराइड्स, शुगर वगैरह बन गया। अमोनिया से धीरे धीरे करके बना अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से धीरे धीरे करके बना प्रोटीन। यस एवरीबॉडी। और फिर धीरे धीरे करके आपके फैटी एसिड्स, आरएनए वगैरह एक्सेट्रा बनते गए। अब देखो यहाँ पानी में जो जो चीजें बनती जा रही है, ये देखने जाए तो ऐसा इमेजिन करो, यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन आनी चाहिए। एक बड़ा सा टोप है, उस टोप में हमने पानी डाला और उसमें हम सूप बनाने जा रहे हैं। जब आप पानी में सूप बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा वटाना, कुछ ना कुछ डालते हो, वेजिटेबल सूप बना रहे हो। तो वैसे इमेजिन करो कि ये जो ओशन है ये अपना पानी है, टोप के अंदर पानी रखा है हमने, और अब इस पानी में मैं अलग अलग मसाले डाल रही हूँ। तो हेल्डेन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको सूप जैसा इमेजिन किया और इसीलिए उन्होंने उस ओशन का नाम रखा हॉट डाइल्यूट सूप, या उसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव ब्रॉथ। इसमें सब कुछ था, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, इसमें प्रोटीन्स थे, इसमें न्यूक्लिक एसिड्स थे, इसमें सिर्फ फ्री ऑक्सीजन नहीं था। देयर वॉज नो फ्री ऑक्सीजन एंड एंजाइम। यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन था, H2O, CO2, बट फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था और एंजाइम्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो धीरे धीरे करके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे करके अपने प्रोटीन्स बने और इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से धीरे धीरे करके एंजाइम बनते गए। और जैसे ही एंजाइम्स बन जाते हैं तो एंजाइम्स क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन फास्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एंजाइम का काम होता है कैटालिसिस करना, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स की मदद से, यानी एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन की मदद से हमारे न्यूक्लिक एसिड्स बने, आरएनए बना, डीएनए बना, जिसकी कैपेसिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेटिंग करने की। मतलब आप देख रहे हो कैसे धीरे 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 करके सेल के बायोमोलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं। शुगर चाहिए रहता है, लिपिड चाहिए रहता है, प्रोटीन चाहिए रहता है, न्यूक्लिक एसिड चाहिए रहता है। तो धीरे धीरे करके सब बनते गया एंड फाइनली बना हमारा फर्स्ट सेल। उस फर्स्ट सेल का नाम था इयोबायोन्ट, या उसको प्रोटोबायोन्ट भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका नाम अलग अलग रखा। ओपेरिन ने इसका नाम रखा कोआकरवेट्स और सिडनी फॉक्स ने इसका नाम रखा प्रोटेनॉइड्स या माइक्रोस्फीयर। अब दोनों का लॉजिक क्या था, देखो ये फर्स्ट लिविंग सेल कहाँ बना है, पानी में बना है, यानी कि ये वाटर लिविंग होगा। ओपेरिन ने जो नाम रखा कोआकरवेट्स, तो ओपेरिन ने क्या बोला कि कोआकरवेट्स वाटर हेटिंग है, दे आर वाटर फोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है कि वाटर से नफरत करने वाला, लेकिन ये सेल पानी में ही बना तो ये वाटर फोबिक कैसे हो सकता है, इसीलिए आगे जाके ओपेरिन का नाम हमने यूज नहीं किया। सिडनी फॉक्स ने क्या बोला कि सिडनी फॉक्स ने बोला कि ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लिविंग कंपाउंड्स हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग सिडनी फॉक्स ने ज्यादा लॉजिकल आंसर दिया था। अब यहाँ पर आपको ये जो कोआकरवेट्स दिखाई दे रहे हैं या माइक्रोस्फीयर्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये धीरे धीरे करके अपने आसपास का, समझो ये पानी में बन रहा है ना, ये पूरा पानी में बन रहा है, पानी में इसके आसपास में इसको और शुगर देखने मिल रही है और प्रोटीन्स देखने मिल रहे हैं। तो जितना हो सकता है ये शुगर और प्रोटीन को खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, और इनका स्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर एक लिमिट ऐसा आएगा कि साइज बढ़ते बढ़ते अनस्टेबल हो जाएगी और फिर ये फट जाएंगे, थर्मोडायनेमिकली ये अब स्टेबल नहीं है, तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। जब ये स्प्लिट हो जाएंगे तो बड़ा सा गोला जब फटेगा तो इसके जैसे दिखने वाले हमको छोटे छोटे गोले मिलेंगे, उनको हम कंपेयर करेंगे इनके डॉटर सेल्स के साथ। दिखने में इनका स्ट्रक्चर हमको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था। तो ये जो कोआकरवेट्स हैं या फिर आप इसको माइक्रोस्फीयर बोलो, ये दोनों ही सेल्स नॉन लिविंग सेल्स हैं, लेकिन इनमें हमको बेसिक लिविंग सेल्स की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, यानी कि ये खाना भी खा रहे हैं बाजू बाजू के सेल्स से लेके, और ये सेल डिवीजन भी कर रहे हैं। मतलब जब ये फट जाते हैं तो ये हमको अलग अलग डॉटर सेल्स भी दिखा देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए हमने इसको फर्स्ट लिविंग सेल का नाम दिया। तो फर्स्ट लिविंग सेल का फाइनल नाम क्या पड़ा, इयोबायोन्ट या फिर प्रोटोसेल हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि सबसे पहला लिविंग सेल कहाँ बना था, सबसे पहला लिविंग सेल एक्वेटिक था, यानी कि पानी में बना था। एनारोबिक था क्योंकि वो विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंट था, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं ना हमारे एटमॉस्फेयर में। हेटेरोट्रोफिक क्यों बोला उसको, क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो बस अपने आसपास जो केमिकल अवेलेबल था उस केमिकल को खा के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। तो हेटेरोट्रोफिक में भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें से ये कौन सा हेटेरोट्रोपिक था, कीमो हेटेरोट्रोपिक था। तो ये हमारे फर्स्ट लिविंग सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर उरे और मिलर, ये दो अलग अलग टीचर और स्टूडेंट का एक ग्रुप था। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि फर्स्ट लिविंग सेल सच में कैसे बना होगा और प्रोटीन्स कैसे बने, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हमको प्रूव करने की कोशिश की। जैसा ओरिजिनल अर्थ का एटमॉस्फेयर था वैसा ही एटमॉस्फेयर इन्होंने लैब में बनाया। उरे और मिलर ने मिलकर एक अपॅरेटस डिझाईन किया, मतलब आपण केमिस्ट्री लॅब मध्ये जे एक्सपेरिमेंट करतो तर जे ग्लासचे इक्विपमेंट्स असतात ना त्याला आपण अपॅरेटस म्हणतो। तो इन्होंने एक अपैरेटस डिजाइन किया जो ऐसा दिखता है। इस अपैरेटस को बोलते हैं ग्लास अपैरेटस या फिर स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। आता पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं कि जब बादल टकराते थे तो बिजली कड़कती थी, उस बिजली की वजह से पानी में केमिकल रिएक्शन होता था क्योंकि बिजली का झटका पड़ता था और वो कैटालिसिस का काम करती थी। अब इधर पे बिजली का झटका नहीं है, लेकिन वो बिजली के झटके को कॉपी करने के लिए उसकी मिमिक्री की और इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाए और कार्बन स्पार्क की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश की। मतलब जैसा झटका रियलिटी में आता था वैसा झटका इन्होंने आर्टिफिशियल जनरेट किया। अब हमारा जो अर्थ का फर्स्ट एटमॉस्फेयर था उसमें मीथेन था, वाटर था और क्या था, अमोनिया था। तो इन्होंने भी वही केमिकल्स यूज किए, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, वाटर लिया, हाइड्रोजन के अलग अलग इन्होंने आइसोटोप्स लिए और इन्होंने रियलिटी वाली सिच्युएशन क्रिएट करने की कोशिश की। म्हणजे जेव्हा आधी अर्थ जनरेट होत होतं तेव्हा फक्त पाणी होतं आणि पाणीच्या आतमध्ये बायोमॉलिक्यूल्स होते। तो इन्होंने यहाँ पर पानी लिया, पानी के अंदर ये केमिकल बायोमॉलिक्यूल्स मिक्स किया, ये पानी को गर्म किया। ये पानी को जब ये गर्म करेंगे तो इधर से वाटर वेपर्स ट्रेवल करेंगे। अब ये वाटर वेपर जब इस केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको अलग अलग केमिकल्स मिलेंगे। व्हेन वाटर विल रिएक्ट विथ अमोनिया, वाटर विल रिएक्ट विथ मीथेन, वाटर विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो आपको जो नए गैसेस मिल रहे हैं अब उन गैसेस को हम कंडेंस करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उस लिक्विड ड्रॉपलेट्स को हम एक ट्यूब में कलेक्ट करेंगे। तो जब हमने इन लिक्विड ड्रॉप को एक ट्यूब में कलेक्ट किया तो हमको मिले अलग अलग अमीनो एसिड्स। ये देखो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे उन्हीं मॉलिक्यूल्स से लिविंग सेल्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार हुआ है। तो जो केमिकल हमको मिला, जो हमने ट्यूब में जो केमिकल कनेक्ट किया वो ट्यूब में क्या थे, उसमें थे अमीनो एसिड्स, यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। ओके, तो ये उरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट था। ये लोग यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि रियलिटी में जो आपको मतलब थ्योरी में पढ़ाया गया है कि फर्स्ट लिविंग सेल कैसे बना और अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे था, क्या रियलिटी में वैसा है, वही आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन याद रखना है। आप ये वाला कॉम्बिनेशन याद रखेंगे 1:2:2 वाला, मतलब इन्होंने कितने रेशियो में ये कॉम्बिनेशन यूज किया था। मीथेन was used in 1, अमोनिया was used in 2 and water was used in 2 रेशियो, 1:2:2। ये वाला रेशियो आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, ये तो मैं एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग डिस्कवरी की थी। यहाँ पर ऑल्टमन और थॉमस चेक ने इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट किया था कि ये जो आरएनए है ये आरएनए एंजाइम्स का काम करते हैं, मतलब इसी आरएनए की मदद से एंजाइम बनता है और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था। लेकिन आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ह्या थिअरीमध्ये आपल्याला काय सांगितलंय, ओपैरिन, हेल्डेन एंड उरे मिलर के एक्सपेरिमेंट से अपने को ये तो पता चला कि फर्स्ट लिविंग सेल कैसे बना होगा, नॉन लिविंग से लिविंग वो कैसे बना होगा। पण इथे क्वेश्चन हे आहे कि डीएनए पहले बना कि आरएनए पहले बना। तो साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि दिखने में आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल है। ठीक है, तो ऐसे दो आरएनए स्ट्रक्चर आया और दोनों आरएनए स्ट्रक्चर बाइंड होकर डीएनए बन गया। दोनों ऐड हो गए और दोनों ने ऐड होकर डीएनए बना लिया। मतलब पहले आरएनए बना बाद में डीएनए बना। तो ये साइंटिस्ट लोगों का अजम्पशन है दैट आरएनए इज फाउंड अबंडेंटली, इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू डीएनए। आरएनए कैन इवॉल्व और अंडरगो म्यूटेशंस, रेप्लिकेट एंड कैटलाइज। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है कि पहले आरएनए बना होगा बाद में डीएनए बना होगा। लेकिन यह हमको पता है ना, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि आरएनए पहले नहीं बना, पहले डीएनए बनता है और फिर डीएनए से हमको अलग अलग टाइप का आरएनए देखने मिलता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो ये सिर्फ हाइपोथेसिस थी, ये हाइपोथेसिस आगे जाके गलत प्रूव हो गई। देखो मैंने जो बोला ना वही सब बोला इधर पे कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना होगा, जिसकी वजह से हमको इतने अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो ये स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक है ना बहुत बेसिक है, 10वीं में भी आपने पढ़ा है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। आगे वाले टॉपिक्स मेन है तो उस पर हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हमको क्या बताया गया है, बेसिकली इवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इवोल्यूशन मीन्स टू रोल, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं द एक्ट ऑफ अनरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ नेचर। मतलब नेचर घूम फिर के वापस वहीं आता है जहां से स्टार्ट हुआ था, दैट इज व्हाट इट मीन्स।
लेकिन यहाँ पर हमको प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने मिलते हैं, मतलब ऐसे चेंजेस जो आगे जाके कुछ यूजफुल वेरिएशंस दिखाने वाले हैं। अब इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना दो साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए, एक है चार्ल्स डार्विन सर और एक है लेमार्क। चार्ल्स डार्विन सर के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इवोल्यूशन मींस डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनिजम्स के बच्चे पैदा होते हैं, जैसे एक एंसेस्टर्स के अब नए बच्चे आएंगे यानी न्यू जनरेशन आएगी, तो अब इस न्यू जनरेशन में कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे जो पुरानी वाली जनरेशन में नहीं थे। इसको बोलते हैं नया जनरेशन पैदा करना, लेकिन नए मॉडिफिकेशन के साथ। डिसेंट यानी कि न्यू जनरेशन और एंसेस्टर्स यानी कि पुराना जनरेशन। तो ये चार्ल्स डार्विन सर का कहना है। लेमार्क सर की थ्योरी क्या थी, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी थी। लेमार्क सर की थ्योरी 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ी है, जो आगे जाके रिजेक्ट हो गई, क्योंकि लेमार्क सर का क्या कहना था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स न्यू कैरेक्टर दिखाते हैं वो एक्चुअली में वो कैरेक्टर्स अडेप्टेशन की वजह से दिखाते हैं। यानी कि अगर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस होंगे तो ऑर्गेनिजम्स वो चेंजेस डायरेक्टली अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं और वो चेंजेस हमको डायरेक्टली दिखने लग जाते हैं, जो कि गलत है। और इनको गलत प्रूव किया ऑगस्ट वाइसमैन ने। ऑगस्ट वाइसमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया चूहे के ऊपर। एक मेल चूहा लिया, एक फीमेल चूहा लिया, दोनों के टेल्स कट किए और दोनों को रिप्रोडक्शन करवाया। जब टेल्स कट किया और रिप्रोडक्शन करवाया तो लेमार्क सर की थ्योरी के हिसाब से हमको क्या देखना चाहिए था कि टेल कट करने के बाद अगर चूहे बच्चे पैदा कर रहे हैं तो जो बच्चा पैदा होगा वो बिना टेल के होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और दिखाई दी। मैं जितने भी बार चूहे की पूंछ काट रही हूँ और फिर उनका रिप्रोडक्शन करवा रही हूँ तो मुझे जो बच्चे मिल रहे हैं वो हमेशा टेल के साथ मिल रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैंने कोई टैटू बनवाया और मेरा बच्चा जो पैदा हुआ वो भी उसी टैटू के साथ पैदा हुआ। ये तो गलत है ना, क्योंकि मैंने जो चेंजेस किए वो मेरे स्किन सेल पे किए, सोमैटिक सेल में चेंजेस किए, मैंने अपने गैमेट में कोई चेंजेस नहीं किए। तो ऑगस्ट वाइसमैन ने ये एक्सपेरिमेंट 21 टाइम्स रिपीट किया और उनको बार बार क्या देखने को मिला कि जब भी आप सोमैटिक सेल में कोई चेंजेस करोगे यानी स्किन में कोई चेंजेस करोगे तो ये चेंजेस कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। मतलब आपको हर बार जो चूहे का बच्चा होगा वो टेल के साथ ही पैदा होते हुए दिखाई देगा। हाँ, अगर हम टेल वाला जीन मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट में से ही निकाल देते तो फिर चूहे के बच्चे बिना टेल के पैदा होते। तो अगर हम कोई चेंजेस उनके जर्म सेल्स में करते हैं सिर्फ वही चेंजेस आगे पास होते हैं, अदर देन दैट नो चेंजेस आर पास्ड अहेड। और इसी को उन्होंने नाम दिया थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये कभी कभी सीईटी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है डार्विनिज्म। अभी डार्विन सर, अगर डार्विन सर के टाइम पे कैमरा होता, गोप्रो वगैरह होता, मोबाइल होते, माइक्स होते, तो फिर डार्विन सर सबसे बड़े ट्रैवल ब्लॉगर होते, ठीक है। तो ही लाइक्ड ट्रैवलिंग, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था। इन्होंने भी थोड़ा बहुत लेमार्क सर की थ्योरी के हिसाब से अपनी थ्योरीज दी, लेकिन इन्होंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपना थ्योरी दिया था, ठीक है। डार्विन सर ने हमको ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में बताया था बाय नेचुरल सिलेक्शन मेथड, लेकिन हमको डार्विन सर ने अराइवल ऑफ द स्पीशीज के बारे में नहीं बताया। मतलब डार्विन सर की थ्योरी से हमको ये पता चला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है, लेकिन वो फिट स्पीशीज आई कहां से, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट कहां से हुआ, वो डार्विन सर ने नहीं बताया। तो डार्विन सर ने ना बहुत सारी ट्रैवलिंग की, बहुत सारी नई नई जगह घूमे, फिर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, लेकिन बुक लिखने से पहले इन्होंने बहुत सारे अलग अलग लोगों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद इनको पता चला कि ह्यूमन पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद डार्विन सर ने हमको कुछ अपनी थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए। अब डार्विन सर के 5 मेन पोस्टुलेट थे, जिसमें से पहला पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट यानी उनकी जो मान्यता थी, उनके जो अजम्पशंस थे। तो पहला पोस्टुलेट था ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर। ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि अगर आप औकात से ज्यादा बच्चे पैदा कर लोगे, जितना खाना नहीं है उतने बच्चे अगर पैदा हो गए तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, वो लोग स्ट्रगल करेंगे सरवाइव करने के लिए। क्योंकि अगर आपको सिर्फ 5 लोगों को खिलाने का पैसा है आपके पास, लेकिन लोग 50 हैं, तो अब 50 में से 5 लोग ही जिंदा रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, बाकी 40 लोग मर जाएंगे। तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट होता है, स्ट्रगल बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन के वजह से स्ट्रगल होता है। अब इसी स्ट्रगल के वजह से ऑर्गेनिजम्स क्या दिखाना स्टार्ट करते हैं, वेरिएशंस दिखाना स्टार्ट करते हैं। अगर पृथ्वी पे सारे ऑर्गेनिजम्स इंसान जैसे दिखते, बंदर नहीं होता, मछली नहीं होती, कुत्ता गाय बैल नहीं होता, तो हमको वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते और फिर सारे आदमी एक दूसरे को खाने लग जाते, सब कैनिबल्स बन जाते, क्योंकि खाने के लिए रिसोर्सेज ही कम पड़ने लग जाती।
तो नेचर के हिसाब से स्टार्टिंग में ही कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपना वेरिएशन कर लिया। उन्होंने बोला नहीं बाबा, मुझे इंसान नहीं बनना, मैं बिल्ली बन जाता हूँ। मुझे इंसान नहीं बनना, मैं मछली बन जाता हूँ। तो इनिशियल स्टेजेस में आपको सबका एम्ब्रियो सेम दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो स्ट्रगल के वजह से वेरिएशंस देखने मिलते हैं, वेरिएशंस के वजह से हमको न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन देखने मिलता है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म नेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता है, यानी कि जो बदलते हुए नेचर के हिसाब से अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लेता है, उन ऑर्गेनिजम्स को नेचर सिलेक्ट करता है और वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये नाम हमको दिया था एच स्पेंसर ने, और नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमको दिया था डार्विन ने। अब नेचर में सिलेक्ट होने के बाद, सरवाइव करने के बाद जो स्पीशीज बच जाएगी, वो स्पीशीज आके जाके न्यू वेरिएशंस दिखाएगी, और उसी को हमने बोला न्यू स्पीशीज का ओरिजिनेशन। ठीक है, अभी डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए डार्विन सर ने हमको कुछ एग्जांपल दिए थे। देखो, डार्विन सर का क्या बोलना था कि नेचर के हिसाब से जो एडजस्ट करेगा वो सरवाइव करेगा। तो यहाँ पे डार्विन सर ने कुछ एग्जांपल्स दिए। पहला एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल वाज जिराफ का नेक, जो कि लेमार्क सर का भी एग्जांपल था कि पहले झाड़ छोटे छोटे होते थे तो जिराफ को गर्दन ऊपर नहीं करनी पड़ती थी, जिराफ सामने सामने पत्ते खा के जिंदा रहता था। जैसे जैसे छोटे झाड़ खत्म होने लगे और बड़े बड़े झाड़ ग्रो होने लगे, तो जिराफ को अपना गर्दन बढ़ाना पड़ा, मतलब उसको अपना गर्दन लंबा करना पड़ा। तो टाइम के हिसाब से ये जो चेंजेस हुए, ये चेंजेस को हम अडेप्टेशन बोलते हैं, और इसीलिए जिराफ सर्वाइव कर पाए। लेकिन यही थियरी तो लेमार्क सर ने भी दी थी ना, और यही थ्योरी डार्विन सर ने दी, और दोनों की थ्योरी आगे जाके गलत प्रूव हो गई। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड एग्जांपल था ब्लैक कलर के इंसेक्ट। अभी ये ब्लैक कलर वाला इंसेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब पोल्यूशन नहीं था, जब इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, तो उस टाइम पे व्हाइट वाले जो इंसेक्ट है वो इजीली लाइकन्स के बीच में छुप जाते थे। ये व्हाइट कलर के इंसेक्ट है, ठीक है, और ये लाइकन है। पत्थर के ऊपर जो अलगे और फंगस का कॉम्बिनेशन उगता है ना, उसको लाइकन्स बोलते हैं। तो व्हाइट कलर के इंसेक्ट ना इजीली केमोफ्लाज हो जाते थे, वो लोग छुप जाते थे ताकि कोई बड़ा पक्षी आके उनको खा ना जाए, और ब्लैक कलर के इंसेक्ट बेचारे शिकार बन जाते थे। लेकिन जब नेचर बदला, जब टाइम बदला, अपना टाइम आएगा ऐसा बोलते हैं ना, तो जब पोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हुई, तो काला धुआं निकलना चालू हुआ, तो धीरे धीरे करके ये सारे पत्थर काले पड़ने पड़े, काले पड़ने लगे, और उस वजह से अब काले वाले इंसेक्ट को इजीली कोई नहीं देख पाता था और व्हाइट वाले इंसेक्ट का शिकार इजीली हो जाता था। यानी पहले जो होता था उसका एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट मॉथ वाला। और डीडीटी रेजिस्टेंट इंसेक्ट के बारे में क्या बताया गया है कि डीडीटी केमिकल की वजह से मच्छर मर जाते हैं, लेकिन अब मच्छर में भी दो वैरायटी देखने मिली, एक डीडीटी सेंसिटिव, एक डीडीटी रेजिस्टेंट। डीडीटी सेंसिटिव स्पीशीज स्प्रे करने के बाद मर गई, लेकिन जो डीडीटी रेजिस्टेंट स्पीशीज थी ये नहीं मरी, और यही स्पीशीज आगे जाके अपना पोल्यूशन बढ़ा ली, सॉरी अपना पॉपुलेशन बढ़ा ली। तो इसी को तो बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करो तो आप नेचर में सर्वाइव करोगे, इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्पीशीज। लेकिन डार्विन सर के भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उन्होंने हमको कुछ भी कंप्लीट नहीं बताया। डार्विन सर ने छोटे छोटे वेरिएशंस को भी बड़ा सा वेरिएशन कंसिडर कर लिया। इन्होंने सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन के बीच का डिफरेंस नहीं बताया। जैसे ऑगस्ट वाइसमैन ने क्या बोला कि तुम पूंछ कट कर दोगे और बच्चे पैदा करोगे चूहे का, तो चूहे के बच्चे में टेल होगी, उसकी पूंछ गायब नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप सोमैटिक सेल में चेंजेस कर रहे हो। तो इन्होंने ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं समझाया। फिर इन्होंने हमको अराइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला थियोरी एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बता दिया। इन्होंने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे गायब हो गए, वो क्यों नहीं आगे इनहेरिट हुए। इन्होंने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि इंटरमीडिएट स्पीशीज कहाँ गायब हो गई। मतलब डोमिनेंट स्पीशीज और रिसेसिव स्पीशीज है, ठीक है, पर बीच की इंटरमीडिएट स्पीशीज कहाँ चली गए। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे डार्विन सर के, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे। फिर आती है म्यूटेशन थ्योरी। आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि जब मेंडल सर की डेथ हो गई और मेंडल सर के काम को ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो दुनिया के 3 अलग अलग कोने में 3 अलग अलग साइंटिस्ट काम कर रहे थे। याद आ रहा है, यूगो डी व्रीज, वॉन शेरमार्क और कॉरेंस। तो उसमें से जो यूगो डी व्रीज थे, जब उन्होंने मेंडल सर का काम रीडिस्कवर किया, तो उसके बाद इन्होंने एक और थ्योरी दी, म्यूटेशन थ्योरी, क्योंकि ये एक प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। इसको रात रानी भी बोला जाता है, यानी इवनिंग प्राइम रोज। बेसिकली इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया पता है कि जब 2 अलग अलग फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो मुझे कुछ अलग ही कैरेक्टर दिखाई देता है, और ये नया कैरेक्टर जो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर को मिक्स करूं,
तो मेंडल सर के हिसाब से मुझे डोमिनेंट कलर दिखना चाहिए, अगर रेड डोमिनेंट है तो रेड दिखना चाहिए, व्हाइट डोमिनेंट है तो व्हाइट दिखना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि रेड कलर और व्हाइट कलर का फ्लावर मिक्स करेंगे तो मुझे पिंक फ्लावर मिल रहा है या पर्पल फ्लावर मिल रहा है, तो ये न्यू कैरेक्टर हो गया ना। तो उस न्यू कैरेक्टर को व्हेन द ऑफस्प्रिंग शो अपीयरेंस ऑफ सडन और स्पॉन्टेनियस वेरिएशन अदर देन देयर पेरेंट्स, तो इस सडन वेरिएशन को इन्होंने नाम दे दिया म्यूटेशन। लेकिन ये सिंपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगर समझो आप रेड फ्लावर या व्हाइट फ्लावर को मिक्स कर रहे हो और आपको ऐसा फ्लावर मिला जो कि दिखने में रेड है पर उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स है, या फिर व्हाइट फ्लावर विथ रेड स्पॉट्स, तो ये सब तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही है। लेकिन ह्यूगो डिवरीज को क्या लगा कि नहीं, ये म्यूटेशन है, और उन्होंने उसको म्यूटेशन थ्योरी नाम दे दिया। अब म्यूटेशन थ्योरी के मेन फीचर्स क्या थे कि म्यूटेशन कभी भी अचानक से होता है, ओके, और ये कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होते हैं, म्यूटेशंस की वजह से ही इवोल्यूशन होता है, ऐसा इन्होंने बोला था। म्यूटेशंस यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। धीरे धीरे करके ये म्यूटेशंस की वजह से न्यू स्पीशीज बन सकती है। हार्मफुल म्यूटेशंस डिलीट भी हो सकते हैं या सरवाइव भी कर सकते हैं। लेकिन ह्यूगो डिवरीज के म्यूटेशन थ्योरी के भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस मतलब क्या होते हैं, ऑब्जेक्शंस या लिमिटेशंस, मतलब ये थ्योरी ज्यादा फेमस क्यों नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने भी वही गलती की। इन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन थ्योरी बड़ा होता है, आई एग्री, म्यूटेशन थ्योरी लार्ज होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन म्यूटेशंस एक्चुअली क्रोमोसोमल के डिफेक्ट की वजह से होते हैं, और म्यूटेशंस होंगे ही होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। म्यूटेशन कभी कभी हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मतलब वेरिएशन होगा ही नहीं, सब एक जैसे दिखेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन होता है, म्यूटेशन के वजह से सिर्फ वेरिएशन होता है ऐसा नहीं है। म्यूटेशन तो एक बाय डिफॉल्ट फिनोमिनन है कि अगर हो गया तो ठीक है, पर म्यूटेशन नहीं हुआ तो भी नया वेरिएशन बनेगा। क्रोमोसोमल एबरेशंस का ज्यादा कुछ जेनेटिक फील्ड में इंपॉर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। अब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या बताया गया है, बहुत सारे अलग अलग नेचुरलिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, सबने अपना अपना दिमाग चलाया, सबने बायोलॉजी के अलग अलग स्ट्रीम्स पे स्टडी करना स्टार्ट किया और अलग अलग कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट किया। अब इसमें से जो स्टेबिन्स नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ना अपनी बुक में 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व किए थे। वो 5 फैक्टर्स कौन से थे, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब इन पांचों फैक्टर्स को मिक्स करके 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। These 5 factors were categorized into 3 concepts. तो ये जो म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, जेनेटिक वेरिएशन। फिर दूसरा कैटेगरी बना नेचुरल सिलेक्शन और तीसरा कैटेगरी बना आइसोलेशन। लेकिन इससे पहले हमको और भी बहुत सारी चीजें पता चली। हमको पता चला मेंडेलियन पॉपुलेशन किसको बोलते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसको मेंडेलियन पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी कि वो मेंडल का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। फिर हमको पता चला जीन पूल के बारे में। अब जीन पूल मतलब क्या होता है, इधर पे सिंपल डेफिनेशन दिया है। समझो आपके घर में 5 लोग रहते हैं, अभी एक इंसान की बॉडी में 100 जीन है, तो 5 लोगों का टोटल जीन पूल कितना होगा, 500 जीन। मेरी बॉडी में 100, मेरे भाई की बॉडी में 100, और एक भाई की बॉडी में 100, मम्मी की बॉडी में 100 और पापा की बॉडी में 100, ऐसे करके 500 जीन्स है मेरी फैमिली में। तो ये मेरी फैमिली का जीन पूल है। अब समझो कि मेरा छोटा वाला भाई पढ़ने के लिए बाहर चला गया, दूसरी कंट्री में चला गया, तो टेम्पररी मेरा जो जीन पूल था 500 मेरी फैमिली का, उसमें से एक इंसान बाहर चला गया, तो अब मेरी फैमिली का जीन पूल बचा 400, यानी कि यहाँ पर जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो इसको बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपके पॉपुलेशन में से जीन कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। समझो किसी की शादी हो गई, कोई नया मेंबर ऐड हो गया, तो 600 हो जाएगा, यानी कि जीन पूल बढ़ जाएगा। तो जीन पूल मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स, और जीन फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल नंबर ऑफ अलील्स, आपके फैमिली में या आपके पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है जीनोटाइप, एक होती है फिनोटाइप। अभी जीनोटाइप और फिनोटाइप मतलब क्या, समझो आपके घर में आपने फ्लावर के प्लांट्स उगाए हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरे घर पे मेरे पापा रोज प्लांट उगा रहे हैं, ओके, व्हाइट रोज और रेड रोज का वो लोग लेकर आए, मम्मी पापा दोनों प्लांट्स लेकर आए हैं। अभी देखा जाए तो रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर जो है, मेरे घर में कुछ 4 रेड फ्लावर वाला प्लांट है, मतलब 4 रेड रोजेस है उस प्लांट में, और व्हाइट वाला सिर्फ एक ही है। तो टोटल रोजेस अगर मैं काउंट करूं तो 5 रोजेस है, 5 में से रेड कितने हैं, 4। तो रेड वाले फ्लावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड फ्लावर विल बी 4/5, मतलब टोटल रोजेस 5 है पर उसमें से रेड फ्लावर 4 है।
और व्हाइट फ्लावर कितने मेरे घर में? एक ही है, 5 में से एक व्हाइट है, तो इसको बोलते हैं फेनोटाइप फ्रीक्वेंसी। मतलब आप सिर्फ कलर देख रहे हो। जब आप उसका डिटेल एनालिसिस करोगे कि वो रेड वाला फ्लावर डोमिनेंट रेड है या फिर हाइब्रिड रेड है, व्हाइट वाला फ्लावर का फ्रीक्वेंसी जब आप निकालोगे तो उसको बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ जीन्स या कितने टाइप के एलील्स प्रेजेंट है। अब जेनेटिक वेरिएशन में पहला कॉन्सेप्ट आता है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मतलब क्या होता है? सडनली आपके क्रोमोसोम में कोई एक जीन ऐड हो जाए या फिर रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। और इसके लिए दूसरा नाम दिया गया है पॉइंट म्यूटेशन। अगर अचानक से ऐसा म्यूटेशन हुआ तो इसके वजह से ऑर्गेनिजम्स के फिनोटाइप कैरेक्टर्स बदल सकते हैं, यानी कि न्यू वेरिएशन देखने को हमें मिल सकता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जब आपके क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ताकि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो सके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से हमको वेरिएशन मिलता है। ठीक है। जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया है। आपको जीन फ्लो के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और क्रोमोसोमल एब्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जीन फ्लो मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपनी मर्जी से माइग्रेट करके कहीं और रहने के लिए जा रहा है, स्थलांतर करके कहीं और रहने के लिए जा रहा है, उसको जीन फ्लो बोलते हैं। ये वर्ड याद रखो, माइग्रेशन, अपनी मर्जी से कहीं और चले जाना। अभी जैसे मैंने बोला ना, समझो मेरा भाई पढ़ने के लिए दूसरे देश में चला गया, तो उसने अपनी मर्जी से माइग्रेशन किया, तो हमारी फैमिली से निकल के वो कहीं और चला गया, तो हमारी फैमिली का भी जीन पॉपुलेशन कम हो गया और दूसरे फैमिली का जीन पॉपुलेशन बढ़ गया क्योंकि वो दूसरी कंट्री में चला गया। दिस इज जीन फ्लो, अपनी मर्जी से चले जाना। जेनेटिक ड्रिफ्ट में आप अपनी मर्जी से नहीं जाते हो, यहाँ पे अचानक से अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, जैसे अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, सुनामी आ गई और अचानक से कोई स्पीशीज डिलीट हो गई, तो इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। मतलब अचानक से कुछ हो गया और स्पीशीज डिलीट हो गई। अभी यहाँ पर जब स्पीशीज गायब होती है तो ये ना छोटे पॉपुलेशन में ज्यादा जल्दी दिख के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो आप किसी हॉस्टल में रहते हो, कितने बच्चे इधर हॉस्टल में रहते हैं, जरा नीचे कमेंट करो। समझो आप किसी हॉस्टल में रहते हो और आपके हॉस्टल में जो बड़ा वाला हॉल है, शेयरिंग बेड वाला, सिर्फ 10 बेड है आपके रूम में। ठीक है। अभी रोज रात को सोने से पहले वार्डन एक बार आके चेक करके जाते हैं कि सब बच्चे हैं कि नहीं है बेड पे। अभी एक रूम में सिर्फ 10 बेड है तो आसानी से दिख जाएगा सब बच्चे हैं कि नहीं है, क्योंकि 10 बेड छोटा ही नंबर होता है, 3 3 3 ऐसे और एक साइड में, तो इजीली पता चल जाएगा कौन गायब है कौन गायब नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर समझो एक हॉल में 100 बेड है तो फिर एक आधा बच्चा अगर गायब रहेगा तो भी इतना ध्यान नहीं जाएगा ना वार्डन का, क्योंकि वो कितना गिनेगी, ऐसे ऐसे देखेगी और चली जाएगी, बराबर। तो लार्ज पॉपुलेशन में अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो जल्दी नहीं पता चलता, लेकिन अगर स्मॉल पॉपुलेशन में कोई गड़बड़ हुई तो वो जल्दी दिख के आता है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट को आगे थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो भी हम देख लेते हैं, साथ साथ में देखेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब मैंने क्या बोला कि बाय चांस नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर हमारा कोई पॉपुलेशन कम होता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट भी दो टाइप का बताया है, एक होता है फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, the original drifted population becomes founder and the effect is called as founder effect। मतलब क्या बोला गया है कि अगर कोई पॉपुलेशन माइग्रेशन दिखा रहा है, समझो यहां से कुछ ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन दिखा रहे हैं, अभी माइग्रेशन वर्ड आया मतलब दिखने में ये जीन फ्लो जैसा है, ठीक है, बट एक्चुअली में ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जांपल है। तो जब कुछ स्पीशीज माइग्रेट करते हैं, ये लोग किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं और अपना नया घर बसाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो स्पीशीज डोमिनेंट है, जो स्पीशीज आपको ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, उस स्पीशीज को हम बोलते हैं फाउंडर स्पीशीज। तो अभी यहाँ पर शुरुआत में पर्पल वाली फैमिलीज कम थी और रेड वाली फैमिलीज ज्यादा थी, लेकिन आगे जाके पर्पल वाली फैमिलीज डोमिनेंट निकली, तो यहाँ पे जो स्पीशीज डोमिनेंट निकली उस स्पीशीज को हम बोलेंगे फाउंडर स्पीशीज। बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है, जब पूरा का पूरा पॉपुलेशन मर जाता है किसी नेचुरल डिजास्टर के वजह से और नया पॉपुलेशन बनना स्टार्ट होता है, उसको बॉटलनेक इफेक्ट बोलते हैं। नेचुरल डिजास्टर की वजह से पूरा पॉपुलेशन मर गया और अब हमको स्क्रैच से नया शुरुआत करना पड़ रहा है। बॉटलनेक क्यों नाम दिया मैम इसका, क्योंकि देखो बॉटल का जो गर्दन होता है, आप इसमें हाथ डाल के ना, बरनी होती है ना बरनी, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कुछ तो एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मैं वो नहीं बताऊंगी बट ठीक है, सब लोगों ने दुकान में कभी ना कभी तो आप लोग चॉकलेट्स खरीदने गए होंगे बचपन में और आप अपने हाथ से बरनी में हाथ डाले होंगे कभी ना कभी। तो जब आप बरनी में हाथ डालते हो,
कि आपको बहुत सारी चॉकलेट लेनी है, तो आप बहुत सारी चॉकलेट हाथ में भर लेते हो, लेकिन फिर आपका हाथ बाहर नहीं आता है, आपको थोड़े चॉकलेट्स छोड़ने पड़ते हैं, फिर आपका हाथ बाहर आता है। बॉटल का जो गर्दन होता है, बॉटल की जो नेक होती है वो पतली होती है, उससे आप ज्यादा चीजें निकाल नहीं सकते और ज्यादा चीजें अंदर डाल नहीं सकते, यानी कि लिमिटेड स्पेस होती है, उसको बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आके गया ना, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको ज्यादा से ज्यादा जनरेशन डेवलप करना है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज बॉटल नेक इफेक्ट। 2025 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई बर्ड पॉपुलेशन है, वो किसी न्यू वोल्केनिक आइलैंड में ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है, और a rare allele of a gene was noted to be much more prevalent than the population of the same species। मतलब कि जो जीन है, उस जीन का एक रेयर अलील ज्यादा डोमिनेंट देखने को मिला। इट वाज नोटिस टू बी प्रिवेलेंट देन द पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज ऑन द मेन आइलैंड। मतलब ये जो बर्ड्स हैं, ये मेन आइलैंड से अलग होके वोल्केनिक आइलैंड पे आ गए। अब मेन आइलैंड में जो बर्ड रहते थे, वहां पे जो डोमिनेंट स्पीशीज थी, उससे हट के हमको आइलैंड पे अब दूसरी स्पीशीज अचानक से डोमिनेंट देखने मिल रही है। यानी कि समझो ये एग्जांपल है, ये अपना मेन लैंड है और यहाँ से कुछ बर्ड्स आइसोलेट हो गए, माइग्रेट हो गए आइलैंड पे। अब यहाँ पे दिखने में मुझे पर्पल स्पीशीज ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड स्पीशीज ज्यादा है, पर यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा निकला? ये पर्पल स्पीशीज निकला। तो ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कौन सा इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है? फाउंडर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर माइग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 2025 का क्वेश्चन है। ऐसे जीन फ्लो, सेम कॉन्सेप्ट, जीन फ्लो वापस से सेम बोला गया है कि जब ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन करते हैं तो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, पीछे जाते हैं, हम इधर पे थे ना, हमने जीन फ्लो का डेफिनेशन देखा, जेनेटिक ड्रिफ्ट का डेफिनेशन देखा। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्या होता है? जब हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसको क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन 4 टाइप का होता है। अगर अचानक से हमारे क्रोमोसोम में से कोई जीन गायब हो गई तो उसको बोलेंगे डिलीशन। अगर अचानक से हमारे क्रोमोसोम में कोई जीन डबल हो गई तो उसको बोलेंगे डुप्लीकेशन। अगर अचानक से हमारी जीन का सीक्वेंस उल्टा हो गया, BCD से DCB हो गया, तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन। और अगर जीन का लोकेशन ही चेंज हो गया, ये जीन इधर से उठ के इधर चला गया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो 2024 और 2022 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायग्राम दिया था और इसका आंसर पूछा था। अभी इधर पे क्या हुआ है? जीन का सीक्वेंस पलट गया, BCD से DCB बन गया, तो दिस इज इन्वर्जन। और यहाँ पर क्रोमोसोमल एबरेशन का डेफिनेशन पूछा है, तो डेफिनेशन ये आएगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल सिर्फ लिखने हैं आपको। तो ऐसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया, 2024 में आया। अब मुझे ऐसा लगता है, देखो 2023 में नहीं आया और 2025 में भी नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है, क्रोमोसोमल एबरेशन वाला। एक साल छोड़ के एक साल इसका पैटर्न रिपीट हुआ है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो स्पीशीज सबसे ज्यादा फिट होगी उसी स्पीशीज को एडवांटेज मिलेगा और वही स्पीशीज सरवाइव करेगी, क्योंकि उसी स्पीशीज के पास सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब ये नेचुरल सिलेक्शन में हमको एग्जांपल कौन सा दिया है? इंसेक्ट का एग्जांपल, जो हमने पीछे देखा था, एक काले पंख वाला इंसेक्ट और सफेद पंख वाला इंसेक्ट। इसको बोलते हैं ब्लैक विंग्स, इसको बोलते हैं व्हाइट विंग्स। अभी ब्लैक विंग्स, कार्बन की वजह से काला धुआं होता है, तो कार्बोनेरिया नाम वाला जो इंसेक्ट है ये ब्लैक है, और जो दूसरा नाम है वो व्हाइट इंसेक्ट है। तो मैंने आपको जो पहले एक्सप्लेन किया कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, देयर वाज नो पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं था, तो लाइकेंस व्हाइट कलर के थे और व्हाइट इंसेक्ट का पॉपुलेशन ज्यादा था, क्योंकि ये इजीली शिकार बन जाते थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काला धुआं निकलने लगा, तो सारे पत्थर काले पड़ने लगे, तो ये इंसेक्ट इजीली छुपने लगे और ये इंसेक्ट का शिकार होने लगा। तो नेचर के हिसाब से हमको अलग अलग अडेप्टेशंस देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मेलानिज्म मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री के धुएं के वजह से जो काला और गोरा धुआं निकला, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, अभी नेचुरल सिलेक्शन के ही और टाइप्स हैं, वो भी हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के कुछ टाइप्स हमको बताए गए हैं। नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है? आपका इंटरमीडिएट स्पीशीज सर्वाइव करता है और आपके रिसेसिव और डोमिनेंट स्पीशीज सर्वाइव नहीं करते, तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। बैलेंस, इंटरमीडिएट स्पीशीज इधर पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा बच्चा जो पैदा हुआ है, कोई बहुत ही कम वजन वाला बच्चा है तो उसके बचने के चांसेस हैं, और बहुत ही ओवरवेट वाला बच्चा है तो उसके भी बचने के कम चांसेस है, क्योंकि उसको ओबेसिटी वगैरह हो सकती है। लेकिन जो एवरेज वेट वाला बच्चा पैदा होता है उसके सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस होते हैं।
डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, कोई एक ही स्पीशीज सर्वाइव होती है, या तो रिसेसिव या तो डोमिनेंट। यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीशीज का सर्वाइवल नहीं होता है, इट डज नॉट सपोर्ट इंटरमीडिएट स्पीशीज, ठीक है। और ये देखो ना, या तो ये स्पीशीज सर्वाइव करेंगे या तो ये, दोनों के बीच का कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट स्पीशीज को छोड़कर बाकी दोनों स्पीशीज सर्वाइव करती है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े मुंह वाला अफ्रीकन बर्ड एंड छोटे मुंह वाला अफ्रीकन बर्ड। बड़ा बर्ड बड़ा सीड खाएगा, छोटा बर्ड छोटा सीड खाएगा, लेकिन जिस बर्ड का मुंह इंटरमीडिएट साइज का है वो बड़ा सीड नहीं खा पाएगा क्योंकि उसका मुंह उतना नहीं खुलता, और वो छोटा सीड भी नहीं खा पाएगा क्योंकि उसके मुंह से बार बार सीड गिर जाएगी, इतनी छोटी है। तो इंटरमीडिएट बीक वाले बर्ड ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके पास ये डिसएडवांटेज रहता है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल्स भी कवर कर दिया। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से अलग कर देते हो, क्योंकि ना आपको बार बार सेम स्पीशीज मिल के आप कंटाल गए, अब आपको नया वेराइटी चाहिए, और नया वेराइटी बनाने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एक होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है, पहाड़ के वजह से, पानी के वजह से, किसी ना किसी ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, दिस इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अब ये ऑर्गेनिज्म इधर 7 समुंदर पार करके इसके लिए नहीं जा सकता और ये इसके लिए नहीं आ सकता, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को बाय बाय बोलेंगे और दोनों अपना अपना पार्टनर अलग अलग एरिया में ढूंढेंगे और हमको नया स्पीशीज मिलेगा, दिस इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल, डार्विन के जो बर्ड्स थे, मेनलैंड और आइलैंड वाले फिंचेस वाले जो बर्ड थे, उन्होंने भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन दिखाया था। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में वापस दो टाइप्स आते हैं, एक होता है प्री मेटिंग, एक होता है पोस्ट मेटिंग। प्री मेटिंग आइसोलेशन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होने से पहले कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। 2024 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एग्जाम्पल देना है 2 प्री मेटिंग का और 2 पोस्ट मेटिंग का। तो देखो, प्री मेटिंग आइसोलेशन कौन से होते हैं, पहला होता है हैबिटेट आइसोलेशन। दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं लेकिन दोनों के रहने की जगह अलग है, एक ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहता है, टेरेस्ट्रियल है, एक ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है, एक्वेटिक है। ये बोलती है तू मेरे लिए पानी में आ जा, ये बोलता है तू मेरे लिए धरती पे आ जा। दोनों कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को बाय बाय बोलेंगे, ये अपना पार्टनर इधर ढूंढेगा, ये अपना पार्टनर इधर ढूंढेगी, और ये दोनों अपना नया लाइफ बसाएंगे, नया जीवन बसाएंगे और नए बच्चे पैदा करेंगे। यानी दोनों का स्पीशीज सेम था लेकिन दोनों का हैबिटेट अलग था, इसीलिए दोनों का मिलन नहीं हो पाया। दूसरा आता है सीजनल आइसोलेशन, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, इसको डाइकोगेमी बोलते हैं। जब मेल रेडी है तो फीमेल रेडी नहीं है, और जब फीमेल रेडी है तो मेल सो रहा है, मेल अभी पोलन ग्रेन्स रिलीज करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका सीजन गलत हो गया। वो बोलते हैं ना, वो इंसान मेरे लिए सही था, बस हमारा वक्त गलत था। ये तुम्हारी जनरेशन जो इतने मीम्स बनाती है ना, वही है ये, कि ये दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं लेकिन दोनों का टाइमिंग गलत है। ये मैच्योर हो गई बट ये मैच्योर नहीं हुआ, वैसे भी लड़के जल्दी मैच्योर नहीं होते। एनीवेज, तो दिस इज सीजनल आइसोलेशन, डोंट टेक इट पर्सनली, ओके। सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन इसको हम बोल सकते हैं। अभी ये मेरा फेवरेट है, एथोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है। भोजपुरी मूवीज हो गई, मराठी मूवीज हो गई, बॉलीवुड मूवीज हो गई, अपन हमेशा देखते हैं, ठीक है। इधर पे हमेशा हीरोइन को ही विलन बनाया जाता है कि शहर से कोई मडोना हीरोइन आई है और वो गांव गई है अपनी किसी दोस्त की अपनी किसी सहेली के भाई की शादी में, और उसको वहां पे कोई लड़का अच्छा लगा लेकिन उस लड़के का गावटीपना उसको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो उसको रिजेक्ट करके आ जाती है। फिर वो लड़का ईगो पे ले लेता है, फिर वो IAS IPS ऑफिसर बन जाता है और फिर वो उस लड़की को अपने औकात दिखाता है और फिर उसी से शादी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ सीन है। ये जो लड़की है, दोनों स्पीशीज सेम है, दोनों सेम झाड़ पे रहते हैं, दोनों सेम सब करते हैं काम, लेकिन इसको इसका बिहेवियर नहीं पसंद, इसलिए इसको बोलते हैं बिहेवियरल आइसोलेशन। ये जिस हिसाब से बात करता है, नम गुटका फुटका चबाता है, वो इस लड़की को नहीं पसंद, तो ये बोलती है हाँ गाउटी कंट्री मैन, और फिर ये लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। सो दिस इज बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियर ही नहीं पसंद तो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, है ना। हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लो में भूल मत जाना, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्री मेटिंग आइसोलेशन। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि लोकेशन अलग है, सीजन अलग है, या फिर बिहेवियर अलग है। और चौथा रीजन है मैकेनिकल आइसोलेशन। यहाँ पे तो स्ट्रक्चरल झोल है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, दोनों सेम ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हैं, सब सेम है, लेकिन इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए इनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। ये है प्री मेटिंग। अब पोस्ट मेटिंग क्या प्रॉब्लम होता है, समझो रिप्रोडक्शन हो गया, पोस्ट मेटिंग हो गया, मतलब मेटिंग हो गई, लेकिन पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि गैमेट्स सर्वाइव नहीं कर पाए मेटिंग करने के टाइम पे, उनका लिमिटेड लाइफ स्पैन था तो मर गए गैमेट्स।
दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि चलो गैमेट्स जैसे तैसे सरवाइव कर गए, आपने फर्टिलाइजेशन भी कर लिया, लेकिन जाइगोट सरवाइव नहीं कर पाया। और तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि चलो जाइगोट भी सरवाइव कर गया और आपने नया बच्चा भी पैदा कर लिया, लेकिन वो बच्चा फर्टाइल होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कई बार जब आप दो अलग अलग स्पीशीज को मिक्स करने की कोशिश करते हो तो बच्चे स्टेराइल पैदा हो जाते हैं, यानी कि वो कंपैटिबल नहीं होते, फर्टाइल नहीं होते, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो दीज आर पोस्ट मेटिंग बैरियर्स। यहाँ तक सबको समझ में आया है? अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। पूरा सेम है जो हमने अभी पढ़ा ना, सब कुछ इसमें वही है। हमने म्यूटेशंस पढ़ा, जीन रिकॉम्बिनेशन पढ़ा, जीन फ्लो पढ़ा, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, सब जो हमने पढ़ा वापस से वही दिया है, इसीलिए ये चैप्टर इतना बड़ा दिखाई देता है, सब कुछ रिपीटेड है। हमने आइसोलेशन भी पढ़ा डिटेल में। स्पीसिएशन मतलब क्या होता है? न्यू स्पीशीज फॉर्म करना। अब न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। न्यू स्पीशीज फॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, एक एलोपेट्रिक स्पीसिएशन, एक सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। ये देखो, दो तरीके का स्पीशिएशन होता है। न्यू स्पीशीज बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो सेम स्पीशीज आपस में रिप्रोडक्शन करके नया स्पीशीज बना रहे हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होता है, अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स ज्योग्राफिकल रीजन के वजह से सेपरेट हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है, दिस इज लाइक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अगर इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में समुंदर आ गया, पहाड़ आ गया, धरती फट गई और ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बिछड़ गए, तो अब ये अपनी जगह पे नया पार्टनर बनाएंगे और नया पॉपुलेशन बनाएंगे और हमको न्यू स्पीशीज मिलेगा। तो ये सब ज्योग्राफिकल रीजन के वजह से हुआ, तो इसको बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। ओके, गैलोपैगोस आइलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जो मार्सुपियल्स होते हैं, जो एनिमल्स हमको देखने मिलते हैं, पाउच वाले एनिमल्स, वो सब एलोपेट्रिक स्पीसिएशन होते हैं। सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन में क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स एक ही साथ रहकर नया पार्टनर ढूंढते हैं, मतलब ये अलग नहीं होंगे, ये एक ही ओरिजिनल पॉपुलेशन में ही रहेंगे, बिना ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किए ये अपना नया पार्टनर ढूंढेंगे और नया फैमिली बनाएंगे। मतलब ऐसा समझ लो इंटरकास्ट मैरिज, अपने रिलीजन को छोड़ के किसी दूसरे रिलीजन से शादी कर लेना, तो दैट इज सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे डोंकी और हॉर्स का बच्चा पैदा करना, म्यूल, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर समझो आपने मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स लिया तो उसके बच्चे को बोलेंगे म्यूल, और अगर आपने फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स लिया तो उसके बच्चे को बोलेंगे हिन्नी। दोनों ही किसी काम के नहीं है क्योंकि दोनों स्टेराइल होते हैं। बेसिकली हॉर्स में 64 क्रोमोसोम्स होता है और डोंकी के पास 62 क्रोमोसोम्स होता है, तो इसका जो गैमेट बनेगा उसमें होएगा 32, इसके गैमेट में होगा 31। दोनों जब फ्यूज करेंगे तो जो भी आपका म्यूल या हिरनी बन रहा है उसमें 63 क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये 63 क्रोमोसोम्स आगे गैमेट कैसे बनाएंगे, 31.5 31.5 ऐसा तो नहीं बनेगा। इसीलिए जो बच्चा पैदा होता है, म्यूल हो या फिर हिन्नी हो, ये बच्चे स्टेराइल होते हैं क्योंकि इनका गैमेट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। न्यू टेक्स्ट बुक में इधर पे कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया है, तो आप वो प्लांट्स वाला एग्जाम्पल भी लर्न कर सकते हो और ये वाला भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, मेंशन द नेम ऑफ स्टेराइल एनिमल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरजेनेरिक या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कौन सा एनिमल प्रोड्यूस होता है, आप इधर पे म्यूल भी लिख सकते हो या फिर हिन्नी भी लिख सकते हो, या एक ही नाम लिखा तो भी चलेगा। क्लियर? ओके, तो न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म होती है वो भी हमने देख लिया, स्पेसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, राइट। हाँ, अब आता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। चलो ये भी देख लेते हैं। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में हमें क्या बताया गया है, बेसिकली जब तक हमारा पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा, जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेटिंग जो है रैंडम रहेगी, तब तक हमको यहाँ पर कांस्टेंट पॉपुलेशन देखने मिलेगा, कांस्टेंट जीन फ्रीक्वेंसी देखने मिलेगी, देयर विल बी नो चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट at equilibrium point both the gene frequency and genotype frequency will remain constant from generation to generation। बस एक ही कंडीशन है, that sexually reproducing organisms they should always do random mating and no selection or other factors are present for changing allele frequency। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि समझो कोई ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, किसी एरिया में 100 लोग रहते हैं, अब उसमें से 20 लोग फेयर दिखते हैं और 80 लोग डार्क है, उनका स्किन कम्प्लेक्शन डार्क है और 20 लोगों का फेयर है। अब इसका रेशियो निकालने बोला है आपको, ठीक है। फेयर लोगों का रेशियो निकालो, कैसे निकालेंगे, 100 में से 20 लोग फेयर हैं, यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा 1/5,
ओके अब समझो कि मैं 1 साल के बाद इस एरिया का पॉपुलेशन सर्वे कर रही हूँ, सेम कॉम्प्लेक्शन का सर्वे कर रही हूँ, और यहाँ पर अब 200 लोग हो गए हैं, पहले 100 थे, अब 200 लोग हो गए हैं, ठीक है। अब 1 साल नहीं 10 साल के बाद किया हमने, और यहाँ पर मुझे अब पॉपुलेशन सर्वे करते टाइम पता चला कि अब 40 लोग फेयर हैं और बाकी 160 लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हैं। और अब आप फिर से फेयर लोगों का रेशियो निकालो तो 40/200, बात तो वही हो गई, 4 1 4 4 5 20, 1/5, पहले जैसा ही रेशियो आया है। तो बेसिकली क्या बोला गया है, हमारा जीन फ्रीक्वेंसी तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक रैंडम मीटिंग होती रहेगी। जीन फ्रीक्वेंसी कब चेंज होता है? The gene frequency is affected only because of gene flow, genetic drift, mutation, natural selection, genetic recombination, non-random mating. ये फैक्टर्स की वजह से ही हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज होगा, अदरवाइज अवर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम विल रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पर ना आपको कुछ इक्वेशन दिए हैं, p प्लस क्यू, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, मैथ्स में आपने पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर p प्लस क्यू द होल स्क्वायर लिया गया है, p मतलब डोमिनेंट स्पीशीज, q मतलब रिसेसिव स्पीशीज। तो p स्क्वायर यानी कि प्योर डोमिनेंट, 2pq यानी कि हाइब्रिड स्पीशीज, q स्क्वायर यानी कि प्योर रिसेसिव। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर फॉर्मूला दिया है और वो फॉर्मूला यहाँ से जनरेट किया गया है। जब आप दो हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स को आपस में रिप्रोडक्शन करते हो तो आपको फॉर्मूला ये वाला देखने मिलता है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, आपको पॉपुलेशन दे देते हैं और आपको रेशियो निकालने बोलते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। अगर आपको p की वैल्यू दी है, q फाइंड आउट करना है, तो p इस साइड आके माइनस हो जाएगा। और अगर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव स्पीशीज का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने बोला है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जब हम MST CET के MCQ सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे MCQs इसके सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अडैप्टिव रेडिएशन। अब अडैप्टिव रेडिएशन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, जो ऑर्गेनिज्म अडैप्टेशन दिखाएगा वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, उसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला जाता है। चार्ल्स डार्विन सर जब ट्रैवल कर रहे थे, देखो चार्ल्स डार्विन सर को ट्रैवल करने का बहुत शौक था, तो जब ये साउथ अमेरिका के आसपास एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, जब ये इस आइलैंड पे ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ पर ना इनको छोटे छोटे बर्ड्स दिखे। अमेरिका के मेन लैंड में भी ये बर्ड्स थे और आइलैंड पे भी ये बर्ड्स थे, लेकिन दोनों बर्ड्स का जो मुंह था उसका शेप अलग था, दोनों का बीक साइज अलग था, और उनको नाम दे दिया गया डार्विन के बर्ड्स यानी डार्विन फिंचेस। क्योंकि ये जो बर्ड्स थे, ये बर्ड्स माइग्रेट होकर आइलैंड पे गए थे। ओरिजिनल बर्ड्स सीड ईटिंग थे और उनके ही हमको अलग अलग बीक साइजेस देखने को मिले जब ये बर्ड्स माइग्रेट होकर गए, ठीक है। और इसी का अडैप्टिव रेडिएशन का ही और एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल एनिमल्स मतलब जिनको पाउच होता है, जो अपने छोटे बच्चों को अपने पाउच में ग्रो करते हैं, इनक्यूबेट करते हैं, जैसे कि कैंगरू, देन मार्सुपियल रैट, मार्सुपियल टाइगर कैट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मार्सुपियल एनिमल्स हैं जो अडेप्टेशन के हिसाब से अपने बॉडी में चेंजेस दिखाते हैं। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन सच में हुआ है या कैसे हुआ है, उसके एविडेंसेस क्या है। तो एविडेंसेस में हमको बहुत सारे अलग अलग एविडेंसेस देखने मिलेंगे। हम फॉसिल्स देखेंगे, उसको बोलेंगे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस यानी असली हड्डियों का ढांचा। कंपैरेटिव एनाटॉमी, कौन से ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, तो एनालॉगी होमोलॉगी देखेंगे। फिर एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे और लास्ट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स की मदद से उस ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री पता करने की कोशिश करते हैं, वो आता है पैलियोंटोलॉजी में। यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है और कब से एग्जिस्ट कर रहा है। फॉसिल्स हमको पत्थर में मिल सकते हैं, कोल में मिल सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। फॉसिल्स जब बनते हैं मतलब जब भी कोई पुरानी हड्डी या कोई पुरानी चीज कोई आकार लेने की कोशिश करती है तो हमको उसका स्ट्रक्चर या फिर ओरिजिनल हड्डी भी देखने को मिल सकती है। उस ओरिजिनल सैंपल को बोलते हैं एक्चुअल रिमेन्स। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वुली मैमोथ इन साइबेरिया, ये एक टाइप का डायनासोर स्पीशीज है। इसका सीधा सीधा हमको स्केलेटन मिला था। कुछ मच्छर या कुछ इंसेक्ट हमको ये स्पेसिफिक टाइप के रॉक में दबे हुए मिले जो कि रेजिन से बना हुआ है, ठीक है। देन मोल्ड यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के सिर्फ शरीर का छापा हमको देखने मिलता है उसको हम मोल्ड बोलते हैं। कास्ट मतलब कि उस छापे में पानी या फिर मिट्टी जमा हो के वो एक पर्टिकुलर शेप का मोल्ड बन जाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज कास्ट। और कंप्रेशन मतलब भी सेम कास्ट जैसा ही होता है, प्रेशर की वजह से वुड पे या रॉक पे कोई शेप बन जाता है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी पढ़ के हमको पता क्या चलता है, इससे हमको हमारे एंसेस्टर्स की हिस्ट्री पता चलती है, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए उनके बारे में पता चलता है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का अगर कोई मिसिंग लिंक है तो उसके बारे में पता चलता है, जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए उनकी हैबिट्स क्या थी उसके बारे में पता चलता है,
तो अगर मैं मिसिंग लिंक की बात करूं, कनेक्टिंग लिंक की बात करूं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हमको कनेक्टिंग लिंक के बारे में क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें दो अलग अलग एनिमल्स की कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इवोल्यूशनरी लाइन साइमोरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और हम देखने वाले आर्कियोप्टेरिक्स, ये बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये जो बर्ड है दिखने में इसका मुंह क्रो के जैसा है, लेकिन इसके पास दांत हैं एलिगेटर जैसे, रेप्टाइल्स जैसे, और ये हमको जर्मनी में देखने मिला था। ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। आपको ना बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक, और कौन सा ऐसा एनिमल है जो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो आंसर आएगा आर्कियोप्टेरिक्स। इसमें बर्ड्स के कौन से कैरेक्टर हैं और रेप्टाइल्स के कौन से कैरेक्टर्स हैं आपको बताने हैं। तो देखो, इसमें बर्ड्स के ये वाले कैरेक्टर्स हैं, मतलब इसके रेप्टाइल के ये वाले कैरेक्टर्स है, इसकी टेल लंबी होती है, इसके पास क्लॉ होते हैं, इसकी बॉडी में स्केल होती है, जैसे एलिगेटर की बॉडी में ऐसी लाइन लाइन होती है ना, कड़क कड़क स्किन होती है। इसके पास एक ही सिंगल हेडेड रिब है, इसके पास एब्डोमिनल रिब्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे ह्यूमंस के पास होती हैं, जैसे क्रोकोडाइल के पास होती हैं। इसके पास प्रॉपर दांत है, कौवे के मुंह में दांत नहीं रहता, उनकी सिर्फ चोंच होती है, बट इनके पास दांत है। इनके पास स्टर्नम है, लेकिन इनके पास कील नहीं है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। इनकी बोन्स हैवी है, बर्ड्स की बोन हल्की होती है, और इनके पैर में आपको 4 पंजे देखने मिलेंगे, 4 क्लॉड डिजिट्स देखने मिलेंगे। इनमें बर्ड्स वाले कौन से कैरेक्टर हैं, इनके जो हाथ है वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं, इनके पास फेदर जैसा स्केलेटन है, इनका मुंह बीक के शेप का है, स्कल पूरी तरीके से फ्यूज्ड है, मुंह गोल है, क्रेनियम में बड़े बड़े 2 आंखों के लिए सॉकेट प्रेजेंट है। इनके जो हाथ वाली बोन्स है वो थोड़ी थोड़ी बर्ड से मैच करती है, और इनके पैरों पे 4 आपको टोज देखने मिलेंगे, 4 टोज, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। जो फर्स्ट वाला टो है वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मुर्गी के पैर रहते हैं। तो जो दोनों का कंपैरेटिव स्टडी है उससे पता चलता है कि पहले बर्ड्स नहीं थे, ये बर्ड्स रेप्टाइल से इवॉल्व होकर आए हैं। तो हक्सली नाम के जो नेचुरलिस्ट थे उन्होंने इन बर्ड्स का नाम रख दिया ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, मतलब पहले रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते थे, धीरे धीरे करके रेप्टाइल्स से इवोल्यूशन हुआ और हमको बर्ड्स देखने को मिले। अभी ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है इनका फॉसिल सबसे पहले जुरासिक में मिला था इन 1961, और फिर ब्रिटिश म्यूजियम में उसको रख दिया गया। फिर इनका सेकेंड फॉसिल हमको मिला बर्लिन जर्मनी में। ओके, मॉर्फोलॉजी यानी अगर मैं ऑर्गेनिजम्स को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपेयर करूं तो 2 टाइप का स्टडी हमको करने मिलता है, एक होमोलोगस ऑर्गन और एक एनालोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका दिखने में स्ट्रक्चर सेम है लेकिन वो अलग फंक्शन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखो, चमगादड़ का हाथ देखो, इंसान का हाथ देखो, बर्ड्स का हाथ देखो, अंदर से आपको हड्डियां सेम दिखाई देगी, लेकिन इंसान इसके जैसे उड़ नहीं सकता या इसके जैसे उड़ नहीं सकता, मतलब स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग है, तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन से पता चलता है कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन थे, और इस टाइप के एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अडैप्टिव रेडिएशन। मतलब कि कॉमन एंसेस्टर्स हैं बट आगे जाके इन्होंने अपना फंक्शन अलग अलग कर लिया, ये दूर चले गए, डाइवर्ज हो गए, दूर चले जाना। जब 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म सेम फंक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं नजदीक आ जाना, कन्वर्जेंट हो जाना, ये डाइवर्जन हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपको 2023 में डेफिनेशन पूछा गया था होमोलोगस ऑर्गन का। एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दिखने में अलग होते हैं बट सेम फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस की आंख देखो और हमारी आंख देखो, हमारा रेटिना का पोजीशन नर्व्स के ऊपर है और ऑक्टोपस का रेटिना नर्व्स के नीचे है। अब रेटिना ऊपर हो या नीचे हो, फंक्शन तो सेम कर रहा है ना। डॉल्फिन का एग्जाम्पल देखो और पेंगुइन का सॉरी डॉल्फिन का एग्जाम्पल देखो और पेंगुइन का एग्जाम्पल देखो। डॉल्फिन और पेंगुइन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर टोटली अलग है, लेकिन दोनों के जो विंग्स हैं वो दोनों स्विम करने के लिए ही यूज करते हैं, तो फंक्शन तो सेम है। तो ऐसे टाइप के एवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि इनके पास कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है लेकिन ये सेम फंक्शन दिखा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट। होमोलोगस वाला डाइवर्जेंट है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स ह्यूमंस के अब किसी काम के नहीं है, धीरे धीरे करके यूजलेस होते जा रहे हैं, इन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया था। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हमारी आंखों के पास एक मेम्ब्रेन होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो हमारी वेस्टिजियल है। हमारी जो अक्कल डार्ड है वो हमारे लिए वेस्टिजियल है। हमारी टेल बोन वेस्टिजियल है,
ह्यूमंस के लिए अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है। जानवरों में अपेंडिक्स अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि जानवर कच्चा खाना खाते तो उनका खाना पचाने का काम अपेंडिक्स करता है, पर हम सब कुछ पका के खाने लगे तो हमारा अपेंडिक्स वेस्टिजियल हो गया है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं और उसके एग्जांपल्स, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलर एविडेंस में सीधा यही बोला गया है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल में जो प्रोटीन्स है, जेनेटिक मटेरियल है, उसी से सेल रिप्रोडक्शन करता है, और डीएनए स्टडी करके हमको अपने एंसेस्टर्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल में होती है, एटीपी से हमारे सेल को एनर्जी मिलती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। स्पेसिएशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, दो टाइप के स्पेसिएशन होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक, एलोपेट्रिक, सिंपैट्रिक। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब अपीयर हुआ था, 2 बिलियन ईयर्स अगो, प्रोटेनॉइड्स के फॉर्म में, जिनको हम बोलते हैं इयोबायोंट। ओके, फिर ये लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, पानी में, सी वाटर में। धीरे धीरे करके फाइटोप्लैंक्टन्स बने, फिर धीरे धीरे करके इन फाइटोप्लैंक्टन्स ने टेरेस्ट्रियल लाइफ अडेप्ट करना स्टार्ट की। धीरे धीरे करके फिशेस इवॉल्व हुए, उनका डाइवर्सिटी हुआ। धीरे धीरे करके फिशेस को नाक वगैरह आना स्टार्ट हुआ, उनके फिन्स आना स्टार्ट हुए। ऐसी फिश का नाम है लोब फिन, कीलकैंथ, जिसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ये एक ऐसी फिश है जो मान लिया गया था कि ये फिश एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन 1938 में अचानक से ये फिश हमको साउथ अफ्रीका में देखने मिली। तो जिसको हमने एक्सटिंक्ट मान लिया था वो एग्जिस्ट करती है, ये हमको बहुत बाद में पता चला। फिर रेप्टाइल्स, दे इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस, ये रेप्टाइल्स एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए। धीरे धीरे करके ये रेप्टाइल्स लैंड पे आने रहने लगे, लेकिन कुछ कुछ रेप्टाइल्स को लैंड का वातावरण इतना जमा नहीं। तो आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स अगो सम रेप्टाइल्स दे अगेन वेंट बैक इनटू एक्वेटिक मोड। मतलब कुछ रेप्टाइल्स में लैंड पे आके रहना स्टार्ट किया, लेकिन उनको लैंड इतना अच्छा लगा नहीं, तो वो फिर से पानी में चले गए। फॉर एग्जाम्पल इस्थियोसॉर्स, ये देखो, ये वापस पानी में चले गए, ठीक है। देन अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। उसी टाइम पे जो बड़े बड़े फॉर्न्स थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। आज तक हमको रीजन नहीं पता कि ये फॉर्न्स, इतने बड़े बड़े झाड़ कैसे एक्सटिंक्ट हुए। कोई बोलता है मीटियोरॉइड्स आया, सब कुछ तबाह हो गया, इस वजह से एक्सटिंक्ट हो गए, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके विविपैरस एनिमल्स इवॉल्व होना स्टार्ट हुए। विविपैरस एनिमल्स यानी जो बच्चा पैदा करते हैं, अंडा नहीं देते, जैसे कि मंकीज, श्रू एटसेट्रा। धीरे धीरे करके डाइवर्सिफिकेशन हुआ, हमको एक्वेटिक लाइफ में पानी में अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने मिले, वेल्स, डॉल्फिन, सील, सी काउ। धीरे धीरे करके फ्लाइंग मैमल्स हमको देखने मिले, जैसे कि बैट। धीरे धीरे करके फॉसोरियल एनिमल्स यानी जो जंप करते हैं, कंगारू रैट्स, जो जमीन में खड्डा करके, नहीं, आर्बोरियल यानी जो झाड़ पे रहते हैं, आर्बोरियल लेम्यूर्स, ये जंप नहीं करते हैं, ये लोग खड्डा करते हैं, जमीन में खड्डा करके रहते हैं, दैट इज आर्बोरियल रैट, और सॉरी फॉसोरियल रैट। एंड आर्बोरियल यानी कि जो झाड़ पे रहते हैं, लंगूर, लेम्यूर्स, मंकीज एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमको धीरे धीरे करके मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए। दिस इज सील, दिस इज काउफिश, सी काउ, डॉल्फिन, वेल, सोशल फ्रेंडली, नॉट सो सोशल फ्रेंडली, है तो दोनों मैमल्स की कैटेगरी में। तो धीरे धीरे करके हमको ये सारा इवोल्यूशन देखने मिला। अब बोर्ड एग्जाम्स में तुमको आज तक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एंड दिस इज नॉट द टाइम टू स्टडी दिस चार्ट। तो आपने अगर ये चार्ट साल भर नहीं पढ़ा है तो इसको सीधा ऑप्शन में छोड़ दो। सीईटी वाले बच्चों को अगर पढ़ना है तो मैंने अपने डिटेल वाले लेक्चर में एक ट्रिक बताया है, आप उस ट्रिक के हिसाब से पढ़ सकते हो। जैसे कि वो ट्रिक है, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। तो इससे आपको इसका सीक्वेंस याद रहेगा। लास्ट सीक्वेंस है कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ऐसा, ठीक है। और ये जो एपोक है, ये ट्रिक याद रखने के लिए भी एक मैंने ट्रिक बताया था, हनी प्लीज पुट एग्स ऑन माई प्लेट, ऐसा कुछ तो मैंने ट्रिक बनाया था, तो वो मेरे डिटेल वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो। बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता कि ये चार्ट पढ़ना चाहिए, इतना डिटेल है, कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको स्किप करना ज्यादा बेटर रहता है। ये छोड़कर आप उससे अच्छा ये वाला चार्ट पढ़ोगे ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, लास्ट टॉपिक ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या बताया गया है कि धीरे धीरे करके जब झाड़ वगैरह कटने लगे, डिफॉरेस्टेशन होने लगा, तो जो श्रू वगैरह थे, जो मंकी वगैरह थे, वो पैलियोसिन एपोक में, ये याद रखो, पैलियोसिन एपोक में धीरे धीरे करके एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होने लगे। जो आर्बोरियल एनिमल्स थे वो लाइफ अपनी लैंड पे बिताने के लिए नीचे आने लगे, ठीक है। तो ह्यूमंस में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, और ये जो फ्लो चार्ट है इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्सुपियल मतलब क्या होते हैं, मोनोट्रीम्स मतलब क्या होते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एग्जांपल पूछा जाता है, न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जांपल पूछा जाता है, ओके। ओरंगुटान, गोरिल्ला वगैरह कौन से कैटेगरी में आते हैं ये भी पूछा जाता है। तो बेसिकली ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मेजर चेंजेस कब हुए, उनकी ब्रेन साइज बढ़ी, उनका खोपड़ी का साइज बढ़ते गया,
धीरे धीरे करके 4 पैर से वो 2 पैर पे चलना स्टार्ट हो गए, इसीलिए उनका हाथ का साइज छोटा हो गया। पहले उनका हाथ का साइज लंबा होता था। अपना जो हैंड्स है, ये थंब अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रक्चर बनने लगा। पहले थंब भी एक ही डायरेक्शन में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे करके ये थंब अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा ताकि ग्रिप मिले। पोस्चर एनिमल्स का स्ट्रेट होने लगा, हाथ उनके छोटे होने लगे, पैर उनके लंबे होने लगे। तो ये सारे चेंजेस जो हैं, ये विथ टाइम ह्यूमंस में हमको देखने मिले। ह्यूमंस की खोपड़ी का साइज क्यों बढ़ा? क्योंकि उनका ब्रेन का साइज बढ़ा, उनका इंटेलेक्चुअल बढ़ा, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ा, ताकि वो अपना ब्रेन ज्यादा अच्छे से यूज कर सके। उनके हाथ पैर का मूवमेंट अच्छे से डेवलप हुआ, अपोजेबल थंब उनको ग्रिप अच्छे से देने लगा, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटी उनकी अच्छी बढ़ गई। 2 पैर पे चलने की वजह से ये अब इजीली स्पीड बढ़ने लगी। स्ट्रेट चलने की वजह से भी इनके बॉडी पोस्चर में चेंजेस हुए। और इनका नेक का जो विजन था, ये नेक का विजन भी काफी ज्यादा इनका बढ़ गया 270 डिग्रीज, ताकि ये अलग अलग कोने में देख सके कहाँ से शिकार आने वाला है। तो ये सारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमको फॉसिल से पता चलती है कि पहले एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसा था और आज के डेट में एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो ट्रिक है, ये वाला ट्रिक आप यहाँ से याद रख सकते हो कि एनिमल्स के सर अलग अलग शेप के कैसे रहते हैं, ठीक है। तो ड्राहेंस मतलब ड्रायोपिथेकस, रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियन। तो ये याद रखने से आपको ये नाम याद रहेगा। फिर उसमें आपको उसका सर कैसा दिखाई दे रहा है वो याद रखना है कि किसका कनेक्टिंग लिंक है एप और मैन के बीच में, किसको हम हैंडी मैन बोलते हैं। इनको हैंडी मैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टूल्स बनाए थे। ये ह्यूमन जैसे दिखते हैं, इनका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है। सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है? मॉडर्न मैन, यानी हमारी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमसे पहले निएंडरथल मैन आते हैं, तो 1400 सीसी निएंडरथल का है, 1450 सीसी ह्यूमंस का है। तो आपको ये पूरा ही टेबल पढ़ना है, इसमें से आप ये वाला पार्ट छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बाकी पूरा ही टेबल आपको पढ़ना है। पढ़ के जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सीईटी में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया है, निएंडरथल मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो आपको उसमें क्या क्या बताना है? निएंडरथल मैन का स्पेशल फीचर्स बनाना है, उनकी हाइट वगैरह के बारे में, और वो अपना कैसे काम करते हैं वो बताना है, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स और स्पेशल फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अपना ये चैप्टर समाप्त। मैंने कोशिश की है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में पढ़ाऊं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं ओवरव्यू दूं। आप लोगों को अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे ये सीरीज कंटिन्यू करूं। और जिन्होंने अब तक हमारा ऐप चेकआउट नहीं किया है, जल्दी जल्दी ऐप इंस्टॉल करके फ्री मटेरियल चेक करो। अगर आप नर्सिंग एग्जाम और सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो वरदान बैच ज्वाइन करो, गारंटीड आपकी बायो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। सीईटी रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सब स्टार्ट हो चुका है, तो टाइम से आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। एमएसटी सीईटी के 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं, नर्सिंग एग्जाम का सिर्फ 1 अटेम्प्ट होने वाला है। तो ध्यान से अपनी प्रिपरेशन करो, आपका बेस्ट प्रिपरेशन वरदान बैच में करवाया जाएगा, या आप अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछ सकते हो जो ऑलरेडी हमारे वरदान बैच के स्टूडेंट्स थे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को मैक्सिमम शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।